रूस यूक्रेन जंग में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जो यूक्रेन जीत का दावा कर रहा है, उस यूक्रेन के एक शहर में तो लाशों का हाईवे मिला है। और हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका और नेटो भी अब मान रहे हैं कि यूक्रेन रूस को कभी हरा नहीं पाएगा। ऐसे में ट्रंप के एक बयान ने अब जेलेंस्की के होश उड़ाकर रख दिए हैं। जेलेंस्की को अब समझ ही नहीं आ रहा कि रूसी सेना पर हमला करवाएं या फिर यूक्रेन की राजधानी कीव को बचाएं। और ऐसे में यह ऐलान बड़ा ऐलान है। इधर पुतिन ने भी ऐलान कर दिया है कि 20 जनवरी के बाद यूक्रेन युद्ध में सब कुछ बदल जाएगा। पोक्रोस्क में लाशों का हाईवे, रूस में गुप्त अड्डे तबाह। बीस जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन ट्रंप के शपथ लेने से पहले रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना दुनिया ने नहीं की होगी। खुफिया और गुप्त सूचनाएं लीक होने के बाद पता चला है कि रूस और यूक्रेन दोनों जंग में बाजी पलटने के लिए जुनून की हद तक हमले और मारकाट करने पर उतारू हैं। अभी जो खबरें वॉर जोन से आ रही हैं वो वाकई बेहद भयानक और लाशों से भरी हुई हैं। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप को अपना बॉडीगार्ड मानने वाला यूक्रेन भी ट्रंप की हर आने वाली चाल से सहमा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप खुद चाहते हैं कि पुतिन का रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर ले। हम आपको पिछले 72 घंटे की वो खबरें और जंगी पैतरेबाजी दिखाने जा रहे हैं जिसने रूस यूक्रेन युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंचा दिया है। इस वक्त मॉस्को से लेकर कीव और कीव से लेकर वॉशिंगटन तक 3 साल से चल रहे युद्ध को लेकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश हो रही है कि जंग में बाजी कौन मारेगा। हालांकि रूस ने 35 महीनों की जंग में साबित कर दिया है कि रूसी सेना यूक्रेन और नेटो के 32 देशों पर बहुत भारी साबित हुई है। यह भी सच है कि रूस ने यूक्रेन की कुल जमीन में से 22% जमीन पर कब्जा कर लिया है। खबर यह भी है कि रूस ने कीव समेत यूक्रेन के 5 नए इलाकों पर कब्जा करने का सख्त आदेश रूसी सेना को दे दिए हैं। यही वजह है कि रूस ने 24 फरवरी 2022 से अब तक 3,900 हवाई हमले यूक्रेन पर किए हैं। रूसी जंग बेहद खूनी और खूंखार हो चुकी है। हम आपको पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोस्क का एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जहां के हाईवे को मौत का हाईवे कहा जा रहा है। ये वीडियो पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोस्क का है जहां इस वक्त रूस यूक्रेन जंग में जीतो या मरो की तर्ज पर भीषण जंग हो रही है। ये खौफनाक वीडियो एक रूसी सैनिक ने उस वक्त बनाया है जब वो यूक्रेन के पोक्रोस्क में बख्तरबंद वाहन से हमला करने जा रहा था। रूसी सैनिकों ने पोक्रोस्क में इसे मौत का हाईवे नाम दिया है। डैश कैम फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हाईवे पर सैकड़ों की तादाद में लड़ाकू वाहन, टैंक, तोप और सैनिकों के चीथड़े चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। लगभग 3 मिनट 32 सेकंड के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कितनी भयानक तबाही यूक्रेन के पोक्रोस्क इलाके में हुई है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब तक यूक्रेन के पोक्रोस्क के 40% इलाके पर कब्जा कर चुका है। मध्य यूक्रेन में मौजूद पोक्रोस्क किलेबंद शहर के रूप में जाना जाता है, जहां मौजूद यूक्रेनी सेना स्लोवियास्क, क्रामाटोर्स्क, दुरुजक्विका और कोस्टियांटिनिविका सहित शहरों तक सैन्य साजो सामान पहुंचाती है। यानी पोक्रोस्क पूर्वी यूक्रेन में मौजूद यूक्रेनी सेना के लिए ऑक्सीजन का काम कर रही है। रूसी सेना 24 घंटे में पोक्रोस्क पर 34 बार बड़े हमले कर चुकी है। यही वजह है कि पोक्रोस्क पर युद्ध की भारी तबाही देखी जा सकती है। Це знов демонструє, що насправді потрібно Росії. Вони хочуть тільки війни і тільки жертв. Саме тому жодного дня не можна втрачати, треба тиснути на Москву, треба примушувати Росію до миру. Треба робити і надалі все необхідне, щоб захистити життя і зупинити смерті. І критично
При цьому зберегти єдність всіх наших партнерів – Америки і Європи, усіх партнерів у світі, які допомагають. पश्चिमी रूस में गुप्त अड्डे तबाह। रूस जंग में बाजी मारता जरूर दिख रहा है, लेकिन यूक्रेन ने जब से अपने नए ड्रोन रॉकेट से हमले शुरू किए हैं, वो रूसी सेना पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। यूक्रेन ने पश्चिमी रूस में बहुत बड़े और भयानक हमले पिछले 24 घंटे में किए। जरा इस एनिमेशन को देखिए। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने 42 से ज्यादा हवाई हमले पश्चिमी रूस पर किए हैं। खबरों में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने पश्चिमी रूस में मौजूद रूस के कई खुफिया ठिकानों और हथियार डिपो को ड्रोन हमलों में तबाह कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने खुफिया जानकारी के आधार पर गुप्त सैन्य ठिकाने में मौजूद रूस के टैंक, तोप, रॉकेट सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। दावे ये भी हैं कि यूक्रेनी ड्रोन हमले में पश्चिमी रूस में मौजूद खुफिया हथियार डिपो भी तबाह हुए हैं, जिसमें रूसी मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन मौजूद थे। पिछले 3 हफ्तों से यूक्रेन रूस पर काफी लंबी दूरी के हमले कर रहा है। रूसी सेना भी मान रही है कि यूक्रेनी ड्रोन हमलों की तादाद बेतहाशा बढ़ चुकी है। यही वजह है कि रूस ने पिछले 24 घंटे में रूस के रोस्टोव, कुर्स्क, वोरोनिश, ब्रायंस्क, क्रास्नोडार, बेल्गोरोड और आज़ोव सागर में 40 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन तबाह करने का दावा किया है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसके हवाई हमलों में रूस के कई औद्योगिक और सैन्य ठिकाने बुरी तरह से जल रहे हैं। मारे गए 2,20,000 रूसी सैनिक, फिर भी जंग जीत रहा है रूस। इधर पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि साल 2022 से अब तक 2,20,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद रूसी सेना यूक्रेन के इलाके जीतती जा रही है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया है कि रूसी सेना की सबसे माहिर और प्रोफेशनल सैनिकों के मारे जाने के बाद भी रूस को हराना बेहद मुश्किल पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक रूसी सेना के 1,685 मरीन, 4,000 पैराट्रूपर्स, 580 GRU विशेष बल के कमांडो और 267 फाइटर पायलट की मौत जंग में हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद ना तो रूस के हमले रुके हैं और ना ही रूस यूक्रेन में पीछे हटा है। ट्रंप को पता है कीव पर होगा कब्जा। इधर दूसरी तरफ अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। इस खबर पर मोहर लग चुकी है। दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि बात कब और कहां होगी, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि यूक्रेन में इस खबर को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। यूक्रेनी नेताओं को डर है कि किसी भी समझौते की शर्तें यूक्रेन को कहीं नुकसान न पहुंचा दे। वहीं दूसरी तरफ रूस ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की इच्छा का स्वागत किया है। रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ कहा है कि आमने सामने की बातचीत की संभावना के लिए रूस की कोई शर्त नहीं है। यानी कहीं ना कहीं इस वक्त जंग में वही हो रहा है जो पुतिन चाहते हैं। Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом Соединенных Штатов Америки, и в том числе с Дональдом Трампом. Президент сам об этом неоднократно говорил, мы неоднократно об этом говорили, и никакие условия для этого не требуются. Требуется желание, обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога.
अगर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होती है तो इसका क्या नतीजा होगा, इसके बारे में कुछ खास कहा नहीं जा सकता। लेकिन रूस ने यूक्रेन के कम से कम 6 इलाकों पर बड़े हमले नए सिरे से शुरू किए हैं। पुतिन अब आगे का युद्ध विश्व युद्ध की तरह करने लगे हैं। इसकी झलक नवंबर 2024 से ही मिलने लगी थी। यूक्रेन के निप्रो शहर में पुतिन ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करके यूक्रेन को दहलाना शुरू कर दिया है। पहले आप जरा इस तस्वीर को देखिए। 46 साल के राष्ट्रपति जेलेंस्की ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल पर अपने साइन कर रहे हैं और रूस को चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइलें रूस को तबाह करने आ रही हैं। पुतिन के दावों के मुताबिक नवंबर महीने में जेलेंस्की ने अमेरिका की लंबी दूरी की एटकम्स और ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूसी इलाकों पर अंधाधुंध हमले करवाए, जिसकी वजह से रूस को भारी नुकसान हुआ। इसीलिए पुतिन ने पहले यूक्रेन के पश्चिमी इलाके को अंधेरे में डुबो दिया और अब अपनी नई परमाणु मिसाइल ओरेश्निक से यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया है कि रूस की नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक ऐसी परमाणु मिसाइल है जिसे दुनिया में कोई तबाह नहीं कर पाएगा। पुतिन ने यहां तक कह दिया है कि रूस की नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक जब 12,874 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करेगी तो उसे ना तो अमेरिका रोक पाएगा और ना ही यूक्रेन उसकी तबाही से बच पाएगा। पुतिन ने इशारों में बता दिया है कि रूस की ओरेश्निक मिसाइल वक्त आने पर यूक्रेन की राजधानी कीव और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी को आसानी से तबाह कर सकती है। पुतिन भी दावा कर चुके हैं कि ओरेश्निक मिसाइल रूस के सबसे एडवांस MRBM है। रूस यूक्रेन जंग को चलते हुए 35 महीनों से ज्यादा हो चुके हैं। लगभग 3 साल से चल रही इस जंग के लिए अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार देश है तो वो है अमेरिका। अमेरिका की शह पर ही यूक्रेन को भारी हथियार गुप्त तरह से पहुंचाए गए। वर्तमान में अमेरिका के 82 साल के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस युद्ध में आग में घी का काम किया है, जबकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप भी बाइडेन से जरा भी कम नहीं है। उन्होंने युद्ध विराम की आड़ में पुतिन को अभी से ही धोखा देना शुरू कर दिया है। ट्रंप के इशारे पर रूस यूक्रेन की गैस डील रद्द हो चुकी है, जो रूस के लिए आर्थिक युद्ध के बराबर है। जबकि 46 साल के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका का मोहरा बनकर 72 साल के पुतिन से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब तक 72 साल के पुतिन जंग में अमेरिका, यूक्रेन और नेटो पर भारी साबित हुए। कुल मिलाकर उम्रदराज राष्ट्रपतियों ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंकने की पूरी तैयारी कर ली है और कई देश विश्व युद्ध करने के लिए तैयार बैठे हैं। रूसी और पश्चिमी मीडिया से जुड़े जानकारों के मुताबिक रूस ने तीसरे विश्व युद्ध या ये कहें कि परमाणु युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है। जानकारों के मुताबिक अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली रूसी और ओरेश्निक मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं होगी। ओरेश्निक मिसाइल रूस के मिसाइल जखीरे में एकदम नया हथियार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओरेश्निक मिसाइल की मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। इसके वॉरहेड में कई तरह के बदलाव किए जा सकते हैं और इसमें बेहतर आधुनिक गाइडेंस सिस्टम लगे हैं। इतना ही नहीं, जमीन और समुद्र दोनों जगह से दुश्मन पर दागा जा सकता है। ये मिसाइल मैक 10 की गति से चलता है, जो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक बार इसे दागे जाने के बाद इसे रोकना बहुत मुश्किल है। रूस की इस नई मिसाइल का नाम ओरेश्निक है, जिसका शाब्दिक अर्थ हेजलनट ट्री है। ये रूसी मिसाइल आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली को चकमा दे सकती है। ओरेश्निक मिसाइल रूस की पुरानी मिसाइल RS-26 रूबेस से प्रेरित है, जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। कुल मिलाकर हालात ये हैं कि रूस यूक्रेन एक दूसरे को जंग के मैदान में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, ताकि बातचीत की टेबल पर जंग की बाजी मारी जा सके। क्या 15 महीने से चल रहा गाजा युद्ध अब और भी भयानक होने जा रहा है? खुफिया सूत्रों से जो खबरें लीक होकर बाहर आई है, उसके मुताबिक नेतन्याहू और ट्रंप में गाजा डील अब फाइनल हो चुकी है और खबरों में दावा किया जा रहा है कि 20 जनवरी 2025 से इजराइल और अमेरिका मिलकर पूरे गाजा में हमास का सफाया कर देंगे।
जनवरी को हमास साफ, गाजा में आखिरी युद्ध। 465 दिन से ज्यादा की गाजा जंग में अब सब कुछ बेहद खौफनाक और खूनी होने जा रहा है। जो तबाही अभी तक आपने गाजा में देखी है, उससे कहीं ज्यादा तबाही गाजा में अब होने वाली है। इस बार गाजा पर इजरायली सेना अकेले हमला नहीं करेगी, बल्कि 20 जनवरी 2025 को जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उसके तुरंत बाद गाजा में भयानक हमले अमेरिका और इजराइल करेंगे। हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए हमास, फिलिस्तीन, अरब वर्ल्ड और इजराइल से जुड़ी वो खबर दिखा रहे हैं जो गाजा जंग को अब आखिरी युद्ध की तरफ ले जा रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने साफ कहा है कि अगर हमास इजरायली और अमेरिकी बंधकों को नहीं छोड़ता तो वो गाजा में हमास का पूरी तरह से सफाया कर देंगे। गाजा की जमीन पर इतना ज्यादा खून बह चुका है कि आने वाली फिलिस्तीनियों की 7 नस्लों को भी भयानक युद्ध के निशान और घाव दिखते रहेंगे। दुनिया में किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर खूनी हमला हमास पर बहुत भारी पड़ेगा। आज पूरा गाजा जमीन में दफन होने की कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि गाजा युद्ध खत्म होने की बजाय और तेज होता जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने एक बार फिर से गाजा युद्ध बेहद तेज करने के आदेश इजरायली सेना को दे दिए हैं। पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में भयानक हमले किए हैं, जिनमें 22 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि कई हमास के नए कमांडर भी इजरायली सेना का निशाना बने हैं। गाजा में हमास पर ताजा हमलों को अभी सिर्फ झांकी बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना 20 जनवरी 2025 के बाद गाजा पर अंधाधुंध हमले करने जा रही है। रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने इजरायली सेना को आदेश दिया है कि गाजा में हमास की पूर्ण हार के लिए ऑपरेशन शुरू कर दें। इजराइल कैट्स ने इशारा किया कि अगर हमास लड़ाके 20 जनवरी 2025 से पहले 100 बंधकों को नहीं छोड़ते हैं तो गाजा में पूरी ताकत और रफ्तार से हमले हमास पर होंगे। जब तक कि हमास का आखिरी लड़ाका मार नहीं दिया जाता, ये हमले जारी रहेंगे। भड़कते हुए कैट्स ने कहा, यदि राष्ट्रपति ट्रंप के पदभार ग्रहण करने तक बंधक सौदा नहीं होता तो गाजा में हमास की पूर्ण हार होनी तय है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी देते हुए कहा कि अगर 20 जनवरी से पहले बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो हमास को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने मीडिया के सामने बोलते हुए कहा कि अगर 20 जनवरी से पहले इजराइल से किडनैप किए गए बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो यह हमास के लिए अच्छा नहीं होगा। सच कहूं तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हमास पर भड़कते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि मुझे इजराइल और बाकी जगहों से बंधकों के परिवारों के फोन आ रहे हैं। लोग अपील कर रहे हैं कि वो बंधकों को हमास की कैद से छुड़ा लें। लोग मेरे पास रोते हुए आते हैं और कहते हैं कि क्या मैं उनके बच्चों के शव वापस ला सकता हूं? गाजा जंग को 465 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक गाजा पट्टी के लगभग 16 इलाकों को इजरायली सेना पूरी तरह से तबाह कर चुकी है। पूर्वी गाजा, मध्य गाजा, गाजा सिटी, जबालिया, खान यूनिस और रफा में हमास के 20,000 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। लेकिन अभी तक पीएम नेतन्याहू और इजरायली कमांडरों ने दावा नहीं किया था कि इजराइल गाजा जंग जीत रहा है। गाजा में अभी भी हमास के कब्जे में 100 से ज्यादा इजरायली और अमेरिकी बंधक बताए जा रहे हैं। हारते, हाँफते और भागते हमास लड़ाके अभी भी जंग करने में जुटे हुए हैं ताकि इजराइल गाजा पर कब्जा न कर पाए। लेकिन हकीकत में इजरायली सेना ने हवाई और जमीनी हमलों में इतनी ज्यादा तबाही और बर्बादी कर दी है कि अब हमास का जंग जीतने का मिशन लगभग फेल हो चुका है। गाजा में 46,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा पट्टी में मौजूद 90% इमारतें तबाह हो चुकी है। 98% से ज्यादा हमास के टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। 90% हमास की सुरंगों को उड़ाया जा चुका है।
हमास के टॉप कमांडर और चीफ इस्माइल हानिया, सिनवार जैसे दिग्गजों को इजरायली सेना मार चुकी है। कुल मिलाकर इजराइल ने हमास के साथ साथ पूरा गाजा तबाह कर दिया है। خسائر بتروح منا كثير قاعد وإن شاء الله ربنا يجيب اللي في الخير وتوقف هالحرب. زهقنا خشينا في السنة الثانية وإحنا كل يوم في نفس الموال. خلاص بكفي وقفوها. 2025 का सबसे बड़ा हमला, हमास को कुचल डाला। इजरायली मीडिया के मुताबिक गाजा पट्टी के अल मवासी में मौजूद एक टेंट शिविर पर इजराइल ने F-16 और F-35 जेट से सीधे हवाई हमले किए हैं। इजरायली खुफिया एजेंसियों का दावा है कि अल मवासी तंबू शिविर में हमास लड़ाकों ने अपने अड्डे बना रखे थे और वहां मौजूद फिलिस्तीनी नागरिकों को ढाल बना रखा था। इसीलिए जब हमास लड़ाकों पर इजरायली वायुसेना ने सीधा हवाई हमला किया तो अल मवासी के तंबू शिविर में काफी ज्यादा लोग मारे गए। हमास लड़ाकों के साथ साथ आम फिलिस्तीनी महिलाएं और बच्चे भी मारे गए। इजरायली हवाई हमलों में 200 से ज्यादा लोग पिछले 7 दिन में मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वार्ताकारों को कतर की राजधानी दोहा में बातचीत जारी रखने के लिए कहा ताकि बंधकों की रिहाई के लिए डील फाइनल की जा सके। हाल ही में इजराइल और हमास ने समझौते में देरी को लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए। कतर, मिस्र और अमेरिका कई महीनों से हमास और इजराइल के बीच डील फाइनल कराना चाह रहे हैं, लेकिन हमास के अंदर कुछ ऐसे गुट हैं जो किसी भी कीमत पर बचे हुए इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ना चाहते। इजराइल के खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक बार फिर से हमास ने गाजा में इजरायली सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। गाजा पट्टी में फिर से हमास ने हजारों की तादाद में नए लड़ाकों को भर्ती किया है, जिससे अब इजराइल की नींद उड़ गई है। हमले में सभी चीफ अब तक मारे जा चुके हैं, जिसमें इस्माइल हानिया और सिनवार जैसे सबसे खूंखार और प्रसिद्ध हमास चीफ के मारे जाने से हमास को जबरदस्त झटका लग चुका है। लेकिन इसके बावजूद हमास के पास अभी भी 20 से 23 हजार लड़ाके हैं। इजराइल का दावा है कि युद्ध में अब तक 17 से 20 हजार लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली वेबसाइट यरूशलेम पोस्ट और चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमास नए लड़ाकों की भर्ती करके गाजा पट्टी में इजरायली सेना यानी IDF के सामने जोरदार वापसी कर रहा है। ये रिपोर्ट इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की चिंता बढ़ा सकती है। इजराइल की सेना ने बचे खुचे कमांडरों को भी तेजी से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ट्रंप बहुत जल्द बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के ठिकानों पर बड़े और घातक हमले इजरायली सेना के साथ मिलकर कर सकते हैं। जरा गाजा पट्टी का ये वीडियो देखिए। फिलिस्तीनियों के एक शिविर पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक इजरायली सेना ने की है। इस 8 सेकंड के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग तंबू वाले शिविर के अंदर की ओर जा रहे हैं और तभी एक मिसाइल उनके ऊपर आकर गिरती है और मौके पर मौजूद हमास के लड़ाके मारे जाते हैं। हम आपको एनिमेशन के जरिए भी पूरी तरह से इस खबर को समझाने की कोशिश करते हैं। क्यों आखिर तुर्की हमास के कमांडरों के मारे जाने से नाराज है और इजराइल ने कैसे हमास के 3 कमांडरों को मार डाला। दावों के मुताबिक जिस वक्त हमास के 3 कमांडर गाजा पट्टी के अल मवासी शिविर में मौजूद थे, ठीक उसी वक्त इजरायली सेना ने अल मवासी शिविर पर हमला कर दिया। दावा किया गया कि इजरायली हवाई हमले में हमास के 3 टॉप कमांडर मौके पर ही मारे गए, जबकि 40 से ज्यादा लोग ऐसे भी मारे गए जो शिविर के आसपास मौजूद थे। इजरायली सेना का दावा है कि इस हमले में हमास का कमांड सेंटर भी तबाह कर दिया गया, जहां से पूरे गाजा में हमलों को कंट्रोल किया जा रहा था। अब आप हमास के उन 3 कमांडरों के नाम भी जान लीजिए जिनके मारे जाने से तुर्की पूरी तरह से बदला लेने पर उतारू है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक
दक्षिणी गाजा के रफा में हमास के तेल अल सुल्तान बटालियन के कमांडर महमूद हमदान और उसके साथी मारे गए हैं। पिछले 48 घंटे में इजराइल की सेना के हमले में गाजा पट्टी में 67 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें लगभग 1 दर्जन के करीब हमास लड़ाके और उनके कमांडर मारे गए। तुर्की में जूनियर एर्दोआन ने इजराइल के खिलाफ एक बड़ा युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति एर्दोआन के बेटे बिलाल ने नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल वाले प्रोजेक्ट को सीधे चैलेंज किया है और ऐसे में तुर्की अब इजराइल के लिए सबसे बड़ा दुश्मन माना जा रहा है। ये वीडियो 1 जनवरी का है, लेकिन ये वीडियो 2025 में सबसे बड़ी जंग का सिग्नल दे रहा है। ये वीडियो है तुर्की के सबसे बड़े शहर का। ये है इस्तांबुल, तुर्की का सबसे बड़ा शहर, आबादी 1.5 करोड़ से ज्यादा, और इस वक्त तुर्की का ये शहर फिलिस्तीन फिलिस्तीन चिल्ला रहा है। ये वो भीड़ है जो राष्ट्रपति रेजिप ताइप अर्दोआन की ताकत भी है, और यही भीड़ अर्दोआन की सबसे बड़ी मुश्किल भी बन सकती है। गलाता ब्रिज पर हजारों लोग तुर्की और फिलिस्तीन का झंडा लेकर नारा लगा रहे हैं। बैनर लिखे हुए हैं जिन पर लिखा है गाजा में नरसंहार बंद करो। क्या गाजा के लिए तुर्की खुद को तैयार कर चुका है? क्या इस वीडियो ने पश्चिम एशिया में तुर्की और इजराइल की टक्कर की शुरुआत कर दी है? क्या ये तस्वीरें देखकर 2025 में अर्दोआन पश्चिम एशिया में एक नया वॉर जोन तैयार कर सकते हैं? इस रैली में अर्दोआन के बेटे बिलाल ने क्या ऐलान किया, इस पर पूरे इजराइल की नजर है। Gazze'de soykırımın 453. günü. 453 gündür Siyonist, Nazist İsrail Gazze'de bebekleri, çocukları, kadınları, yaşlıları katlediyor. अर्दोआन का बेटा बिलाल इजराइल को ललकार रहा है। इजराइल की हुकूमत की तुलना जर्मनी के नाजी से कर रहा है। क्या अर्दोआन का बेटा गाजा के नाम पर अपना सियासी बुर्ज खलीफा तैयार करना चाहता है, जिसकी जद में न सिर्फ सीरिया आएगा बल्कि बिलाल के प्लान में इजराइल, जॉर्डन, लेबनान और सऊदी अरब का नामो निशान मिट जाएगा? क्या अपने पिता के ऑटोमन साम्राज्य वाले ख्वाब को पूरा करने की तैयारी बिलाल अर्दोआन ने कर ली है? क्या बिलाल ने तैयार कर लिया है ऑटोमन साम्राज्य का प्लान? Suriye'de Müslümanlar azmettiler, sabrettiler ve zaferi elde ettiler. Suriye'den sonra inşallah Gazze'de kuşatmadan zaferle çıkacak. Bizler de o mübarek güne ulaşmak için dualarımızla, böyle dayanışma gösterilerimizle, boykotla, gizli ya da açık gayretlerimizde Gazze'li mazlumların yanında olacağız. बिलाल के ऑटोमन प्लान को देखकर इजराइल में हड़कंप मच गया है। इजराइल की फौज को लग रहा है कि जितना फायदा उसे गजा, लेबनान और सीरिया में युद्ध से हुआ है, उससे ज्यादा नुकसान तुर्की से होने वाला है। यही वजह है कि अब इजराइल की मीडिया में ऐसी खबरें छपने लगी हैं कि तुर्की को किसी भी हालत में रोका जाना चाहिए। यरूशलेम पोस्ट ने एक रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि इजराइल को तुर्की से युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब तुर्की ऑटोमन साम्राज्य बनाने का ख्वाब देख रहा है, जबकि इजराइल में सीरिया के हिस्सों को मिलाकर ग्रेटर इजराइल की नींव डाली जा रही है। Suriye'nin parçalanmasına hangi kisveyle olursa olsun üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda bir risk görürsek gerekli adımları süratle atarız. इस वक्त सीनियर और जूनियर अर्दोआन के ऑटोमन साम्राज्य वाले ख्वाब की चर्चा इसलिए बहुत तेज हो गई है क्योंकि गजा और लेबनान में तबाही के बाद सीरिया में हुए उलटफेर ने सबसे ज्यादा 2 पावर्स को फायदा पहुंचाया है। पहला है तुर्की,
जिसकी शह पर जुलानी ने सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट कर दिया है, और दूसरा है इजराइल, जिसने खुफिया तरीके से जुलानी का पूरा साथ दिया और अब ईरान और हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन पूरी तरह कट चुकी है। सीरिया से ईरान बाहर हुआ और एंट्री हुई अर्दवान की और नेतन्याहू की, यानी सीरिया अब कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो है इजराइल और तुर्की। लेकिन सीरिया के पूरे खेल में एक नया बवंडर मचने वाला है, बवंडर ऐसा जिसके आगे यूक्रेन और गाजा की जंग फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि एक तरफ नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है और दूसरी तरफ है अर्दवान का ऑटोमन साम्राज्य का ख्वाब। और इन दोनों इंटरनेशनल साजिशों को लेकर इस वक्त 2025 की सबसे बड़ी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। Türkiye bekasını ve güvenliğini koruma noktasında nasıl tavizsiz bir iradeye sahip olduğunu pek çok kez göstermiştir. İş o raddeye varırsa yine bir gece ansızın gelebiliriz. जब से नेतन्याहू का ये वीडियो आया, पूरे तुर्की में कोहराम मचा हुआ है। सबसे ज्यादा तनाव में है तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप अर्दवान। अर्दवान लगातार यही वीडियो देख रहे हैं जिसमें हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद नेतन्याहू उस पहाड़ पर पहुंचते हैं जिसको कहा जाता है जबल अल शेख, यानी शेख का पहाड़। सीरिया की ऊंची चोटी को इजराइल में माउंट हेरमोन कहा जाता है। सीरिया में शेख के पहाड़ पर पहुंचकर नेतन्याहू बता चुके हैं अपना सीरिया पर कब्जे वाला बड़ा प्लान। אני פה בשיח חרמון עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף פיקוד צפון, ראש השב"כ ומפקדים בכירים. אנחנו פה בחיתוך מצב כדי להחליט על היערכות ישראל במקום החשוב הזה